भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे अगर शालीनता से धारण ना किया जाए तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। जी हाँ, इसलिए हमें कब कहाँ क्या बोलना है इसे हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। जी हाँ, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक अच्छे से दिन की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये दिन बहुत ही प्यारा गुजरे, आप बहुत कुछ अच्छा सीखें और आपसे लोग कुछ सीख पाएँ। चलिए इसे सीखने और सिखाने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी सिलसिले में हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने आज के हमारे ख़ास मेहमान से। लेकिन उसके पहले आप बखूबी जानते हैं कि हम हर रोज़ आपको एक अच्छा सा, एक बहुत बढ़िया सा गुड थॉट बताते हैं। तो चलिए आइए नज़र डालते हैं आज के अच्छे विचार पर। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं, CPRO हैं आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, पूर्व मध्य रेलवे में आप मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के तौर पे कई वर्षों से आप कार्यरत थे। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सर हमारे आज के इस खास अंक में। धन्यवाद। अगर पूर्व मध्य रेलवे की बात करूं तो हमारी भारतीय रेलवे की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई जिसका केंद्र तो कोलकाता है, लेकिन आप फिलहाल आप पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं और आप हाजीपुर में पोस्टेड हैं। मैं जानना चाहूँगी बतौर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी क्या रोल एंड ड्यूटीज़ हैं आपकी, क्या कार्यभार, क्या भूमिका है? मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना जो हुई सन 2002 में की गई और निश्चित तौर पर पूर्व मध्य रेलवे आज जो भारतीय रेल का है, हम अगर हर दृष्टिकोण से देखें तो पूरे भारतीय रेल 16 जोन में विभक्त हैं, उसमें पूर्व मध्य रेलवे तीसरे पायदान पर है। अपनी रोल बताने के पहले मैं पूर्व मध्य रेलवे का जो योगदान है भारत में और भारतीय रेल में वो बताना चाहूँगा। हमारा जो जोन है यह मुख्यतः बिहार में विस्तृत है। कुछ क्षेत्र जो हमारा है उत्तर प्रदेश का भी आता है, इसमें कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी आता है, बट मुख्यतः यह बिहार में है। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। कोलकाता आपने कहा, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, अब इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। और जो हमारा मेन चैलेंज है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। आप जानती होंगी झारखंड में कोल का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे माइंस हैं, तो उन कोल माइन से जो डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं देश में जो फैले हुए हैं, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, वहाँ तक जो कोयले का सप्लाई होता है वो हमारी मुख्य जिम्मेवारी है। औसतन प्रतिदिन करीब हम लोग 100 मालगाड़ियाँ लोड करते हैं और कोयले का हम लोग वाहन करते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार चूँकि एक डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, तो यात्री परिवहन भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रतिदिन करीब 300 हम लोग मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन करते हैं। साथ ही करीब 300 के करीब ही पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी करते हैं। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है, पूर्व मध्य रेलवे जो है, काफ़ी चैलेंजिंग है। मेरा जो रोल है एज मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य रोल यह है कि भारतीय रेल और पूर्व मध्य रेलवे में जितनी भी योजनाएं विकास की चल रही हैं या पैसेंजर से संबंधित जो सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं उसका प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने देशवासियों को और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको अवगत कराते रहना समय समय पर। आपने विकास योजनाओं का जिक्र किया कि समय समय पर अवगत कराते रहना, तो वर्तमान के समय में कौन सी ऐसी खास योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं यात्रियों की सुगमता के लिए, क्या बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है इसमें 2 पार्ट है, एक है गंगा के नॉर्थ और एक है गंगा के साउथ। तो गंगा का जो नॉर्थ पोर्शन था वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ माना जाता था पहले, क्योंकि पहले वहाँ मीटर गेज हुआ करती थी और उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया और अभी वहाँ बड़े पैमाने पर हम लोग डबलिंग का काम कर रहे हैं, गेज कन्वर्जन का भी काम कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे तो बरौनी से लेकर के छपरा तक जो हमारा सेक्शन है वो मुजफ्फरपुर होते हुए पूरी तरह से डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो ट्रेनों की गति जो है उसमें काफ़ी बढ़ी है। इसके साथ ही अभी एक हमारा मेजर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो है मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर होते हुए गोरखपुर तक का जो रूट है, जो अभी तक सिंगल लाइन था, उसका डबलिंग का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बन जाने के बाद जो उत्तर बिहार के जो हमारे यात्री हैं उनकी जो पश्चिम भारत और दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है उससे जो कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी सुगमता आएगी। ट्रेन परिचालन की हमारी जो क्षमता है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी और साथ ही साथ समय भी लोगों का कम लगेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो हम लोगों ने किया है
वो है कि झाझा, जो कि मेन लाइन पे पड़ता है, हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे, झाझा से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक का जो रूट है, जिसे हम मेन लाइन के रूप में जानते हैं, जो पटना होते हुए गुजरती है, इसमें ट्रेनों की स्पीड को हम लोगों ने 130 kmph कर दिया है। अभी तक जो हमारी ट्रेनें थी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, लेकिन जब हम लोगों ने मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट LHB कोचेज़ इंट्रोड्यूस किया, तो वो जो ट्रेनें हैं 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और जो नया टाइम टेबल हमने लागू किया है, तो उसमें जो ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी है और यात्रियों के समय की बचत हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल है पटना से नई दिल्ली के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। पहले यह ट्रेन नई दिल्ली 14 घंटे में पहुंचा करती थी, अब यह ट्रेन भी 12 घंटे में पहुंच जा रही है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि इस ट्रेन में सेकंड अनरिजर्व क्लास भी है और AC क्लास भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब देश का आम नागरिक भी जो है वो 12 घंटे में पटना से नई दिल्ली की यात्रा करने में सक्षम है। पहले यह सुविधा केवल राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को थी, लेकिन वह एक फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन थी जिसका किराया भी ज़्यादा था। तो अब कम किराए पे भी आप उसी समय में नई दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो भारतीय रेल का प्रयास है और हम लोग निरंतर इस ओर बढ़ा रहे हैं कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो बर्थ की कमी रहती है, नॉर्मली वेटिंग लिस्ट की एक समस्या है, लोगों को कंफर्म सीट नहीं मिलती है, इसको भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग बर्थ ऑन डिमांड प्रोवाइड कर पाएँ। तो इस सब पे कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि बर्थ की कमी होती है, वेटिंग लिस्ट लंबी होती है, बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं कि सीट्स ना मिलने की वजह पर वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते, कैंसलेशन करना होता है उन्हें। तो ये तमाम कुछ ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिस पर हम भी आगे चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी आपसे आपकी राय लेंगे। आप विकास योजना की बात कर रहे हैं, कौशल विकास योजना भी सरकार की एक योजना आई है, ये क्या है कौशल विकास योजना, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है कौशल विकास योजना। इसी के तहत भारतीय रेल ने भी बीड़ा उठाया है और हम लोगों ने भी रेल कौशल विकास योजना आरंभ किया है। पूर्व मध्य रेलवे में समस्तीपुर में एक हमारा वर्कशॉप है, उसमें ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी हम लोगों ने इस कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जो हमारे युवा हैं उनको हम लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप जब कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तब आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो लैब में मिलती है, तो लैब का सिचुएशन रियल लाइफ जो सिनेरियो है उससे काफ़ी अलग होता है। जब आप हमारे रेलवे के ट्रेनिंग सेंटर्स में आप आते हैं तो आपको रियल लाइफ सिनेरियो में जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो दी जा रही है। इसमें मुख्यतः जो वेल्डिंग है उस पर ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इससे जो हमारे बिहार के रहने वाले युवा वर्ग हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग के उपरांत सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं और ट्रेनिंग में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देश को अगर हम प्रगति की राह पे ले जाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हमारे जो युवा हैं उनकी कौशल विकसित हो, उनके हाथ में हुनर रहे जी। स्किल के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो मिशन है वो है युवाओं को स्किल प्रदान करना। बिल्कुल, युवाओं को मिशन देना, एक अच्छा मिशन देना, हुनर देना उन्हें। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, कई सारे इसको लेकर के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, सरकार के तरफ से भी किए जा रहे हैं, रेलवे क्या कुछ कर रहा है इसके अंतर्गत? देखिए, हम सभी जानते हैं कि रेलवे जो है एक बहुत ही बड़ा परिवार है। तकरीबन 13 लाख हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं और परिवार के सदस्य हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी हमारे सभी रेल कर्मी और पूरा का पूरा रेल परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक कैलेंडर इशू किया है, उस कैलेंडर के आधार पे हम लोग समय समय पे कई कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ जो प्रमुख कार्यक्रम हम लोगों ने भी किया है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त खुदीराम बोस जो जिनके नाम पर हमारे समस्तीपुर मंडल में एक स्टेशन भी है, उनकी जयंती पर भी हम लोगों ने अपना कार्यक्रम आयोजित किया। और रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ की कई लोग आते हैं, मतलब देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि रेलवे स्टेशन परिसर में ना आया हो। तो इसलिए हम लोग कई कार्यक्रमों का आयोजन रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो हमारी जो इतिहास है, जो हमारी समृद्ध इतिहास रही है, संस्कृति रही है, उससे रूबरू होते हैं। जी,
तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जो पूरे देश भर में चलाई जा रही है सरकार के तरफ से। ख़ास तौर से रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे के अंतर्गत भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब मैं बात करूं कि पैंडेमिक के समय, अगर पैंडेमिक का जिक्र करते हुए बात करूं तो रेलवे का जो आवागमन था उसे रोक दिया गया। लोगों को बहुत परेशानी हुई, एक जगह से दूसरी जगह अफरा तफरी का पूरा माहौल था। अभी भी क्या ऐसा कुछ माहौल देखने को आपको नज़र आ रहा है, या अब पहले की तरह सारी चीज़ें सुचारू हो गई हैं? नहीं, कोविड-19 निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, वर्ल्ड लेवल पे पैंडेमिक। और शुरुआत के समय में जो खतरे का संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से मार्च के महीने में हम लोगों ने रेल परिचालन पूरी तरह से बंद किया। और शायद नहीं, मतलब बिल्कुल ये फैक्ट है कि पहली बार ऐसा हुआ कि रेल परिचालन को रोका गया। जी बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ नहीं था जब से भारतीय रेल चली है। लेकिन उस दौरान भी जो हमारी मालगाड़ियाँ थी वो निर्बाध रूप से चल रही थी, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक था कि लॉकडाउन के समय में देश में जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है उसकी कमी ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने जो मालगाड़ियाँ हैं उनका परिचालन जारी रखा। साथ ही साथ जो हमारी पार्सल ट्रेन्स हैं उसको भी हमने चलाया, ताकि जो दवाइयाँ हैं और जो अन्य उपकरण हैं जिनकी उस समय नितांत आवश्यकता थी, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई अड़चन नहीं आए। और निश्चित तौर पर देशवासियों को बहुत परेशानी हुई उस समय, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक निश्चय लिया कि 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन में हम लोगों ने जितने भी लोग फंसे हुए थे देश के विभिन्न भागों में, दूर दराज भागों में, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने उनके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। वह एक काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि उस समय न हमारा जो सिस्टम था पूरा वो बंद था, और साथ में ट्रेन के अंदर हम लोगों ने कैटरिंग की व्यवस्था, स्वच्छ जल, पेयजल सप्लाई की व्यवस्था सब सुनिश्चित की। और वो उस समय किया गया जब पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में था। फिर भी हमारे रेल कर्मियों के सहयोग से, अथक प्रयास से हम उसको सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। और उसके पश्चात धीरे धीरे से ट्रेन परिचालन हम लोगों ने सामान्य किया। आज के समय में ट्रेन परिचालन बिल्कुल सामान्य है। जब हम लोगों ने ट्रेन का परिचालन स्टार्ट किया तो सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो जितनी भी हमारी पैसेंजर ट्रेनें थी उनको सैनिटाइज़ करना एक एडिशनल काम था, जिसको कि हम लोगों ने सुचारू रूप से किया। और एक नया काम भी था। नॉर्मली जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन जो कोविड-19 में जो वायरस के लिए था जो साफ़ सफाई, दोनों में काफ़ी अंतर था। प्लस हम लोगों ने काफ़ी बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार किया कि लोग जब ट्रेनों में सफ़र करें तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, समय समय पर अपने हाथ को हैंड सैनिटाइज़र से या पानी से धोते रहें। इन सबको हम लोगों ने सुनिश्चित किया। एक चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन देशवासियों के सहयोग से हम उसको भी पार कर पाए हैं। और अब तो जैसा कि आप लोग हम सभी जान रहे हैं कि आधी आबादी हमारी दोनों डोज वैक्सीन ले चुकी है। तो निश्चित तौर पे अब हम लोग एक संयुक्त प्रयास से हमने कोरोना को हराया है। और अभी रिसेंटली 2-3 दिनों से जो एक नया चैलेंज आया है ओमिक्रॉन का, उसके लिए भी हम लोग काफ़ी सजग हैं। हमारे जितने भी रेलवे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज सब अलर्ट मोड में हैं। और सेकेंड वेव में एक ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी पाई गई थी। तो तत्पश्चात हम लोग ये निर्णय लिया कि हम लोग अपने रेलवे हॉस्पिटल्स में स्वयं ही ऑक्सीजन बनाएंगे। इसके लिए PSA ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। हमारे 3 मंडल रेल अस्पताल जो हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। बाकी जो 3 बचे हुए हैं वहाँ भी 4-5 दिनों के अंदर हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। प्लांट एस्टैब्लिश हो चुका है, केवल उसका अंतिम जो कनेक्टिविटी पोर्शन होता है, पाइपलाइन कनेक्टिविटी वगैरह, उस पर काम चल रहा है। बहुत सारे विषयों पर आपने जानकारी हमारे साथ साझा की, और एक विषय है जिसके तहत लोगों को, जो आम जनता है, उन्हें काफ़ी सहूलियत हो रही है। जो UTS मोबाइल ऐप है, ऑन मोबाइल ऐप है, इसके तहत यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। क्या है ये ऐप और कैसे सुविधा पा सकते हैं इससे आम जनता, क्या बताना चाहेंगे? यह एक ऐसा ऐप है जिसके तहत आप अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। अमूमन अभी तक क्या था कि अगर आप अनरिजर्व ट्रैवल करना चाहते हैं तो स्टेशन परिसर में जाने के बाद बुकिंग काउंटर पे जाके आपको टिकट लेना होता था। इसके लिए आपको लाइन में लगनी पड़ती थी, आपका समय भी ज़्यादा लगता था। हम लोगों ने एक UTS ऑन मोबाइल ऐप बनाया है, जिसे किसी भी स्मार्टफोन उपयोगकर्ता अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और उसके बाद आप स्टेशन परिसर के अंदर जब जाएंगे तो अपने मोबाइल पे ही आप स्वतः टिकट ले सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें R वॉलेट है, उसमें अगर आपने रिचार्ज किया तो 5% का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। इसमें आप मंथली सीजन टिकट भी ले सकते हैं।
तो इसमें जो मुख्य सुविधा है कि आपके समय की बचत है, साथ में धन की भी बचत है, पैसे की भी बचत है। तो इसका लोग इस्तेमाल करें और ये काफ़ी सुविधाजनक है और इसका मिसयूज़ ना हो उसको रोकने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। कई बार हमें शिकायतें मिलती हैं कि यूटीएसएल मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है। वह इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमने जियो फेंसिंग किया हुआ है, तो आप एक निश्चित सीमित दायरे में रहेंगे तभी आप टिकट ले सकते हैं। कई बार आप उस दायरे से अगर बाहर हैं, आपने टिकट लेने का प्रयास किया तो शायद आप सफल ना हो पाएंगे, लेकिन आप स्टेशन परिसर के 1-2 किलोमीटर के दायरे में जब आएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा और जिस स्टेशन पे आप हैं उसी स्टेशन से आपको टिकट मिलेगा। इसमें धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। तो मेरा यात्रियों से अनुरोध है कि वो इस सेवा का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, अपने समय की भी बचत करें और पैसे की भी बचत करें। जी। अगर मैं बात करूं केटरिंग की, जिसको लेकर के हमेशा यात्रियों को बहुत सारी शिकायतें होती हैं, कई यात्री इसका लाभ भी उठाते हैं। पैंडेमिक के समय में केटरिंग की जो व्यवस्था है उसे रोक दी गई, यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर के इसे रोक दिया गया। तो क्या ये व्यवस्था अब सुचारू कर दी गई है? केटरिंग की व्यवस्था रेलवे अभी भी कर रही है और इसकी बेहतरी के लिए, लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, क्या कुछ और रेलवे बेहतर कर रहा है? पैंडेमिक के समय में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो कैटरिंग की सुविधा है इसको रोक दिया था। जब हमने ट्रेनों का पुनः परिचालन आरंभ किया है तो अभी रेडी टू ईट फूड जो है वो पैक्ड फूड है, वो अवेलेबल है। इसके साथ ही आने वाले समय में हम लोग फुल फ्लेजेड कैटरिंग की शुरुआत करने वाले हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन जो है इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है और अमूमन पहले हम लोग ट्रेनों में पेंट्री कार की सेवा उपलब्ध कराते थे, जो अभी भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी एक सीमा होती थी कि जो मेन्यू है उसके आइटम्स कम होते थे, क्योंकि चलती ट्रेन में खाना बनाना, सर्व करना एक अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए और उनको अधिक से अधिक चॉइस देने के लिए हम लोगों ने ई कैटरिंग की भी व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत आप ट्रेन में बैठे बैठे अपने सीट पर खाना बुक कर सकते हैं और जो आपके आने वाले स्टेशन हैं वहाँ से जो भी रेस्टोरेंट हैं जो IRCTC से संबद्ध है वहाँ से आपको कुक्ड फूड आपके स्वाद और आपके चॉइस के अनुसार आपके बर्थ तक पहुँच जाएगा। तो एक कैटरिंग में हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है और आशा है कि हमारे जो यात्री हैं इसका लाभ उठा रहे हैं और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। जी राजेश जी, बहुत सारी हमने योजनाओं के बारे में बात की, आपने बहुत सारी जानकारी दी। रेलवे से आपका एक कह सकती हूँ कि बहुत गहरा संबंध है, जाहिर तौर पर इतने वर्षों का आपका साथ रहा है रेलवे का। मैं जानना चाहूँगी इसकी शुरुआत कब हुई? बिल्कुल, रेलवे से जो मेरा संबंध है वो आज करीब 21 वर्षों का हो चुका है और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि UPSC एक एग्जामिनेशन लेती है जिसका नाम है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन और क्लास 12 के बाद ही ये एग्ज़ाम होता है। जब लोग IIT मेडिकल की तैयारी करते रहते हैं उस समय आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल ये स्कीम अभी बंद हो चुकी है। सन 1998 में मैंने वो एग्ज़ाम लिखा और लिखने के बाद UPSC का जो कैलेंडर होता है अमूमन हर एग्ज़ामिनेशन का वो करीब 1 वर्षों का होता है। तो 1 वर्ष के बाद मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने इंटरव्यू दिया और फिर मैं स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस बन गया। इसकी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बिहार में एक जगह है जमालपुर, मुंगेर ज़िले में, वहाँ पे दी जाती है और जमालपुर एक काफ़ी ही खूबसूरत जगह है। और सन 1864 में ही वहाँ पर जब ईस्ट इंडियन रेलवे हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, वहाँ पे वर्कशॉप बना और 1927 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत में सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो जमालपुर वर्कशॉप में ही हुई। तो वो स्कीम है और ये 4 वर्षों का स्कीम है। 4 वर्ष आप वहाँ पढ़ें और उसके बाद तत्पश्चात आप इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरी जो शुरुआत है रेलवे के साथ, जो जुड़ाव है वो वहीं से हुई। और वैसे भी आप देखेंगे तो जब मैं छोटा बच्चा था या कोई भी बच्चा जो होता है उसको रेलवे के प्रति एक खास लगाव होता है जी। वो ट्रेन की सीटी और ट्रेन की जो आवाज़ है हाँ, वो बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। जी। मैं भी आकर्षित था, लेकिन शुरू में तो व्यक्ति को पता नहीं होता है कि आपका करियर में आप कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं जहाँ चाहता था वहीं पे हूँ। जैसे आपने कहा कि शुरुआत में व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि आप कहाँ जाएंगे और आपका करियर क्या होगा, तो आपने क्या कभी सोचा था कि आपको इस क्षेत्र में आना है या कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, रेलवे आपको अपनाएगा या आप रेलवे को अपनाएंगे? क्या कभी ऐसी परिकल्पना की थी आपने? नहीं, ऐसी परिकल्पना तो कभी नहीं की थी, क्योंकि हर जो स्टूडेंट होता है वो अपने फादर मदर या पेरेंट्स की एडवाइस और अपने पीयर ग्रुप की एडवाइस पे काम करता है। और
आज के ज़माने में हालांकि मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको, कि आपको जो भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता हो आप उस पे पढ़ाई करें। और इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, क्योंकि जब आप 7, 8, 9, 10th में होते हैं तो आपको रियली वो पता नहीं होता है कि क्या मेरा इंटरेस्ट है। बट सिंपल टेस्ट जो मैं फील करता हूँ कि वो होना चाहिए कि जिस किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको थकावट महसूस ना हो, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपका मन उससे उचट जाएगा और आपको थकावट सी आने लगेगी, नींद सी आने लगेगी। तो यदि आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है तो आप हिस्ट्री पढ़ें। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ें। साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है तो साइंस पढ़ें। सब्जेक्ट और जो स्टूडेंट का जो संबंध है वो एक ऐसा संबंध है कि आपने अगर राइट सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपने राइट सब्जेक्ट को नहीं चूज़ किया तो शायद आप सक्सेस ना हो पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसकी पहचान होनी। पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को वही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए प्रेरित करें जिसमें उनके बच्चों का इंटरेस्ट हो, ना कि आपका स्वयं का इंटरेस्ट हो। हालांकि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में इतनी छूट अभी फ़िलहाल नहीं दी गई है। अगर हम बात करें अन्य देशों की तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई बच्चा किसी एक विषय में या एक क्षेत्र में अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसे वो सहूलत दी जाती है कि आप उसी दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फ़िलहाल हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये व्यवस्था भी नहीं की गई है। लेकिन आगे जाकर बच्चे जो हैं या उनके माता पिता हैं किसी एक विषय पर फोकस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ये जानना चाहूँगी राजेश जी आपसे कि आपकी अगर एकेडमिक्स की जो जर्नी है उसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे फादर बिहार स्टेट गवर्नमेंट में थे, ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो शहर बदलता रहता था, स्कूल भी बदलते रहते थे। तो जब मैं क्लास 5-6 के आसपास गया तो बिहार में एक काफ़ी प्रतिष्ठित विद्यालय है जिसका नाम है नेतरहाट विद्यालय। लोगों ने ये सुझाव दिया मेरे माता पिता को कि आप इसको उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं। मैंने तैयारी की और ईश्वर की कृपा से मैं सक्सेस भी हुआ और उसके बाद मैं उस स्कूल में चला गया। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना सन 1954 में की गई थी और यह काफ़ी ही यूनिक विद्यालय है। इसलिए यूनिक है कि वहाँ पे जो गुरुकुल पद्धति है उस पद्धति से शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती है और हम लोग हमारे शिक्षकों को श्रीमान जी कह करके संबोधित करते थे और जो हमारे शिक्षक की पत्नी होती थी उनको हम लोग माता जी करके संबोधित करते थे। पूरा का पूरा जो हॉस्टल है वहाँ वो आश्रम के शैली में बना हुआ है और वहीं पे हमारी शिक्षा हुई। और मैं कहूँगा कि जो हम लोग की पर्सनालिटी है उसमें हमारे शिक्षकों का मतलब बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और उनकी वजह से ही आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पहुँचा हूँ। स्कूल की खासियत एक और ये है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और पूरा का पूरा नेतरहाट विद्यालय एक पठार है, बिल्कुल ओपन स्पेस है, कोई बाउंड्री नहीं है। स्कूल का यूनिक ये भी है कि उस स्कूल का कोई बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री लेस है। स्कूल की जो बनावट है उसकी भी एक खासियत है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा जो स्कूल है वो सर्कल में बना हुआ है और सर्कल का जो इनर पोर्शन है उसमें क्लासरूम में ग्लास लगे हुए हैं, दरवाजे मतलब कोई दीवार नहीं है, ग्लास हैं, पूरा विंडो है। और जो हम लोग को वहाँ पनिशमेंट मिला करता था, काफ़ी रोचक तथ्य है, जो पनिशमेंट मिला करता था उसमें कि आपको जो इनर सर्कल है जिसका पेरीमीटर करीबन 500 मीटर हुआ करता था उसके राउंड्स लेने पड़ते थे। तो जैसे ही आपको पनिशमेंट मिला और आपने राउंड लेना शुरू किया तो संपूर्ण विद्यालय आपको देख रहा होता था कि अच्छा आज ये मिस्टर एक्स जो हैं इनको पनिशमेंट मिला है। तो पनिशमेंट नहीं मिले इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते थे, क्योंकि पनिशमेंट अगर एक बार आपको हो गई तो आपकी उस दिन इज्जत खराब हो गई। तो ये एक बड़ा ही रोचक तथ्य है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट में जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो इंस्टिल कर देता था। तो ये बहुत ही खूबसूरत अनुभव, कुछ खूबसूरत यादें आपने हमारे साथ साझा की नेतरहाट की। जी हाँ, हमारे मैं ये कहना चाहूँगी बिहार ही नहीं, हमारे देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान नेतरहाट जिस पर हम नाज करते हैं। आप जैसे कितने ही ऐसे होनहार ऐसे अधिकारी हैं जिनको नेतरहाट ने आज यहाँ तक पहुँचाया है। बात करें अगर आगे आपकी जर्नी की तो आपने फॉरेन में भी कुछ आपने ट्रेनिंग्स ली है, यूएस और चाइना जाने का आपको अनुभव हुआ, कैसा था वो अनुभव, क्या बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? हाँ, भारतीय रेल के द्वारा मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया यूएस। दिसंबर 2015 में मैं अमेरिका गया था और काफ़ी ही बढ़िया अनुभव रहा। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक विकसित देश
और एक विकासशील देश में जो मुख्य अंतर है वो है वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं, और कार्य के प्रति जो संस्कृति है वह एक मानक है। विकसित देशों में जब मैं गया, अमेरिका गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं माना जाता था। अमूमन हम लोग किताबों में ये पढ़ते थे, लेकिन जब मैंने वहाँ स्वयं गया तो मैंने स्वयं देखा कि कोई अंतर नहीं है बड़ा से बड़ा काम करने वाला और छोटा से छोटा काम करने वाला। और जो सामाजिक समरसता है वो काफ़ी अच्छा है वहाँ। फिर 2019 में पैंडेमिक के जस्ट पहले मैं चाइना भी गया। वहाँ भी मैंने ये देखा कि जो वहाँ के नागरिक हैं उन लोगों ने अपनी मेहनत से अपने देश को श्रेष्ठ बनाया है। हम लोग भी प्रयासरत हैं इसमें। एक स्वच्छ भारत अभियान एक हम लोग चला रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम सभी सजग नहीं होंगे तब तक हम देश में स्वच्छता नहीं ला पाएंगे। और पर्यावरण और स्वच्छता ये दो ऐसे विषय हैं जो सभी के लिए हैं, सभी के लिए बराबर हैं। अगर आप स्वच्छ पर्यावरण में रह रहे हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप बीमार कम पड़ेंगे, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जो हमारी सजगता है यह दोनों अति आवश्यक है। आजकल जो पर्यावरण प्रदूषण ये सब जो समस्याएं हैं, क्योंकि इन समस्याओं से काफ़ी बीमारियां भी जनित होती हैं, तो ये सभी के हित में है कि हम इन दो विषयों पर बिल्कुल ही काम करें और ध्यान रखें। अगर ये जानना चाहूँ कि रेलवे अपने आने वाले समय में, ख़ास तौर से पूर्व मध्य रेलवे जिसकी बागडोर आपके हाथ में है, आप बहुत कुछ देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ और बेहतर करने का प्रयास कर रहा है? काफ़ी कुछ अच्छा होने जा रहा है, काफ़ी कुछ हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि पैसेंजर ट्रेन, उसमें हम लोगों ने अभी मैक्सिमम MEMU और DMU का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। इससे जो हमारे शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर्स हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। लंबी दूरी की जो जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें हम लोग मॉडर्न जो LHB कोचेज़ हैं उसमें परिवर्तित कर रहे हैं। तो LHB कोच की जो राइड है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा सेफ़ भी है। और स्टेशनों पर हम लोगों ने काफ़ी पैसेंजर अमेनिटीज़ का बढ़ावा दिया है। जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए हम लोगों ने रैंप वगैरह की व्यवस्था की है। स्टेशंस पे हमने लिफ्ट, एस्केलेटर्स बड़े पैमाने पे लगाए हैं। स्टेशंस का हमने सॉफ्ट अपग्रेड किया है। इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप पटना आएंगे तो पटना जंक्शन पे बाहर निकलते ही आपको जो बिहार की संस्कृति है और बिहार का जो विरासत है, जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसकी एक झलक आपको देखने को मिलती है। और इससे जो हमारा भविष्य है, मतलब जो हमारे आने वाले भविष्य के लोग हैं वो इतिहास को जानेंगे। उसमें हमारे अशोक, गौतम बुद्ध और बिहार का जो छठ पर्व है जो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है आज के, इसकी झलकियाँ आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है पटना और उत्तर बिहार के बीच में जो हमारा अभी JP सेतु है, ये अभी सिंगल लाइन का ब्रिज है। इस पर डबलिंग का काम चल रहा है और दिसंबर और या जनवरी 2022 तक हम लोग इसको संपूर्ण कर लेंगे। है अगर वो चाहती है कि वो रेलवे से लाभान्वित हो और रेलवे उसे कुछ दे पाए, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि विगत दिनों माननीय रेल मंत्री जी ने भारत गौरव ट्रेन स्कीम की शुरुआत की घोषणा की है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। इस स्कीम के तहत कोई भी जो पेशेवर हैं, जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कोई भी इंडिविजुअल इससे जुड़ सकते हैं। इसका प्रमुख जो बेसिक उद्देश्य है वह है भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को रेल से जोड़ना। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जॉइंट वेंचर, कोई भी कंपनी भारतीय रेल में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चला सकती हैं। इसके तहत एक भारतीय रेल का जो वेबसाइट है उस पर आप जा कर के पूरी डिटेल उसमें अवेलेबल है और ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। इसमें जा कर के आप ट्रेन बुक कर सकते हैं। आप ट्रेन बुक करने का मेरा तात्पर्य है कि आपको ट्रेन खरीद सकते हैं। ट्रेन खरीदने के बाद या तो आप उसे यूज़र राइट के आधार पे ले सकते हैं या आप पूरी तरह से खरीद भी सकते हैं। हमारे जहाँ वर्कशॉप वहाँ कोचेज़ बनते हैं उसके आधार पे मिनिमम 14 डब्बे, मैक्सिमम 20 डब्बे की ट्रेन आप अपने लिए खरीद सकते हैं मिनिमम 2 इयर्स पीरियड के लिए। तत्पश्चात उस ट्रेन का जो अंतर में फर्निशिंग है वह आप अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। उसका जो सर्किट है, टूरिस्ट सर्किट जो है, वो आप अपने चॉइस के अनुसार तय कर सकते हैं।
उसका जो फेयर स्ट्रक्चर है वह भी आपने चॉइस के अनुसार तय कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी है। तो जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर उनमें एंटरप्रेन्योर भावना है तो इससे बिल्कुल जुड़ें। हमारा जो वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in, उस पर जाकर के आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी जमा कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर आपको ये ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें जो टैरिफ्स हैं, फेयर स्ट्रक्चर है, ये सब बिल्कुल आप स्वच्छंद हैं, फ्री हैं डिसाइड करने के लिए। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कि कोई भी व्यक्ति भारतीय रेल से जुड़ सकता है। और जहाँ तक बिहार की बात की जाए तो बिहार में टूरिज़्म और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह गौतम बुद्ध की धरती है। काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक बोधगया आते हैं। बोधगया है, वैशाली है, सारनाथ है, तो एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जा सकता है। और यह जो ट्रेन है ये एक टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इसमें एक ही रहेगा। यह नॉर्मल कोई ट्रैवलिंग के लिए ये ट्रेन नहीं है। भारत में कई ऐसी ट्रेनें अभी भी चल रही हैं, जैसे कि पैरिस ऑन द व्हील्स है जो राजस्थान में चलती है, डेक्कन ओडिसी है जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में चल रही है। तो इस टाइप की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अतिरिक्त ये तो एंटरप्रेन्योर स्किल की बात हो गई, और इसके अतिरिक्त जो हमारे युवा वर्ग हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई स्कीम्स हैं, जैसे जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक, वो स्कीम्स भी समय समय पे आते रहते हैं। यात्री टिकट सुविधा केंद्र, ये भी आप ले सकते हैं, ये टिकटिंग से संबंधित है। तो भारतीय रेलवे में अपार संभावनाएं हैं, आप इससे बिल्कुल जुड़ करके लाभ ले सकते हैं और ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों ही पक्षों के लिए। चलिए, एक अच्छी खबर, एक अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। ई टिकटिंग, ई कैटरिंग की बात हम कर रहे हैं। रेलवे बहुत कुछ नए नए प्रयोग कर रहा है जिससे आमजन को लाभ मिले, उन्हें सुविधा हो। बात करूं अगर सोशल मीडिया की, तो इसका कैसे सदुपयोग कर रहा है रेलवे, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल, वर्तमान जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है, और ये हम लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया एक टू वे इंटरैक्टिव टूल है, जिसमें कि आम जनता की जो आवाज़ है और आम जनता की जो डिमांड्स हैं, जो उनके डिज़ायर्स हैं, वो सीधे हमारे तक पहुंच जाते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का भी हमारा ट्विटर हैंडल है और हमारा फेसबुक पेज भी है। इस पे कोई भी हमारे यात्री जो हैं, यदि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वे हमें टैग करते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ जो पैसेंजर्स की डिमांड हैं या जिन्हें हम कहें एस्पिरेशंस हैं, वो भी ट्विटर पे माध्यम से हमारे तक पहुंचती है, और प्रतिदिन हम लोग जितने भी डिमांड्स आए हैं उसको एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और उससे भी हमें एक रास्ता निकलता है कि हमारे जो यात्री हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। एक सीधा संपर्क स्थापित कर पाने में सोशल मीडिया इस प्रकार से मदद कर रहा है। बिल्कुल। अब मतलब कि आपकी जो भी इच्छा है, आपके जो सुझाव हैं वो हमारे तक आते हैं, और आपके सुझाव हमारे लिए काफ़ी बहुमूल्य हैं, और उन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप हमें सुझाव दें। सोशल मीडिया की जब आपने बात की तो मुझे एक और बात याद आई कि अभी हम लोगों ने एक सिंगल नंबर जारी किया है, 139। तो रेलवे में आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो या रेल से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आपको बस केवल एक नंबर याद रखना है, 139। अगर आप ट्रेन यात्रा के दौरान कोई तकलीफ़ है तब भी आप 139 पे कॉल कर सकते हैं। ट्रेन की जानकारी के बारे में आपको कुछ चाहिए, उसके आवागमन संबंधित विलंबित है या राइट टाइम है, 139 पे कर सकते हैं। तो सुविधा के लिए हम लोगों ने एक यूनिवर्सल नंबर जारी कर दिया है, 139। तो अब आपको अन्य नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रेल, कोई भी समस्या हो आपको, सीधे आप 139 डायल करें। ये बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न जो आम जनता हमेशा हम आम जनता के मन में हमेशा ही ये सवाल आता है, और लोग इस परेशानी से जूझते भी हैं कि रेल अपने निर्धारित समय पर पहुंचे। ख़ास तौर से अगर मैं पूर्व मध्य रेलवे की बात करूं तो लोगों के मन में ये बातें रहती हैं कि अगर रेल उत्तर दक्षिण पूर्व रेलवे जाए या फिर किसी और दिशा में जाए तो वहाँ पर ये समस्या शायद उन्हें कम होती है जितनी की समस्या समय की यहाँ होती है। इस विषय पर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों होता है? नहीं, पहला जो जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा था कि पूर्व मध्य रेलवे में हमारी जो ट्रेनों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उत्तर बिहार में इसलिए हम लोग इतने बड़े पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हैं उसको कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनें विलंब से चलने की बात आपने कही,
अब वैसी बात नहीं है। अब हमारी ट्रेनें 94-95% ट्रेनें जो हैं वो नियत समय पे चल रही हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक हमारा और मोबाइल ऐप है, NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ऐप है। इसके द्वारा आप ट्रेनों की जो वर्तमान रनिंग पोजीशन है वो बिल्कुल देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का हम लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय रेलवे में। अभी जो हम ट्रेन की मॉनिटरिंग करते हैं और ट्रेन का जो टाइम फीड करते हैं वह GPS आधारित है। हमारी ट्रेन के लोकोमोटिव में ही डिवाइस लगा दिया गया है, तो आपको बिल्कुल रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कि हमारी ट्रेन किस स्टेशन पे कितने बजे पहुंचेगी वो आपको उस ऐप के द्वारा मिल जाया करती है। और कभी आप देखेंगे तो कई ट्रेनें हमारी बिफोर टाइम भी पहुंच रही हैं, स्पेशली जो हमारी पॉपुलर ट्रेन्स हैं जैसे पटना राजधानी, कई बार वो समय से पहले पटना जंक्शन आ जाती हैं जी। और फिर हमें ये शिकायत मिलती है कि भाई मैं जिसे रिसीव करने के लिए जा रहा था वो प्लेटफॉर्म पे वेट करता रहा और मैं देर से पहुंचा। तो हमारा जी। प्रयास है कि ट्रेनें निरंतर समय पे चलें। ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलें और रेलवे जो सुविधा हमें दे रही है हम उसका भरपूर लाभ उठाएं। इसके लिए रेलवे तत्पर है, सतत प्रयासरत है। आप हमारे कार्यक्रम में आए राजेश जी, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि जाने के पूर्व हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने सुझाव, अपने विचार हम तक पहुंचा सके। और इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बयान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dd के patna@gmail.com।